नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यमिक स्तर के इस कार्यक्रम में आप सभी शिक्षार्थियों का, उनके अभिभावकों का, अन्य दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। शिक्षार्थियों, आप सभी जानते ही हैं कि अब हम अपने माध्यमिक पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन कर रहे हैं। आपको ध्यान ही होगा कि हमने अपने पिछले कार्यक्रम में कुछ पाठों को लिया था और इन पर चर्चा की थी। ये स्क्रीन पर आपके लिए हैं जो हैं बहादुर गिल्लू रॉबर्ट नर्सिंग होम में, भारत की ये बहादुर बेटियां और अखबार की दुनिया। तो आज शिक्षार्थियों हम जिन पाठों पर बात करेंगे वे ये हैं, वे पाठ हैं सुखी राजकुमार, अंधेर नगरी, अपना पराया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शतरंज के खिलाड़ी। तो ये हमारा जो कार्यक्रम है 2 भागों में विभाजित था। पहले कार्यक्रम में भी हमने ऐसे कुछ पाठ लिए थे और आज हम इन पाठों पर बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस पाठ पर बात करेंगे वो है सुखी राजकुमार। ये बात बिल्कुल सही है कि हम सभी को कहानियाँ सुनना, कहानियाँ पढ़ना, कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद है। तो ये हमारे पाठ्यक्रम की कहानी है सुखी राजकुमार। आप सभी ने ये कहानी पढ़ी होगी और इस कहानी को पढ़कर सबने अपने अपने दृष्टि से इसका आकलन भी किया होगा, इससे कुछ प्रेरणा भी प्राप्त की होगी, लेखक का जो संदेश है वो भी ग्रहण किया होगा आप लोगों ने। हम कहानी के तत्वों के आधार पर इस कहानी पर बात करेंगे और सबसे जो विशिष्ट बात है वो ये है कि ये कहानी अंग्रेज़ी लेखक ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखी गई है। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो ये कहानी है ये अनुवाद के माध्यम से आपके समक्ष रखी गई है। आप इस बात को विशेष रूप से आपने गौर किया होगा कि इस कहानी को पढ़कर आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये अनुवाद की गई है। तो इतनी शिद्दत से ये कहानी आपके समक्ष रखी गई है कि आपने उसकी मूल भावना को यूं का यूं अवश्य ही पकड़ा होगा। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे सुखी राजकुमार की जो कथा वस्तु है कि क्या कथानक इसका रहा है, उस पर हम बात करेंगे। ये है कुछ इस तरह से कि एक नगर है, नगर का कोई नाम नहीं है और उस नगर में एक राजकुमार की प्रतिमा है। ये सुखी राजकुमार की प्रतिमा है और ये जो प्रतिमा है ये सोने से मढ़ी हुई थी। सोने से मढ़ी होने के कारण जाहिर सी बात है जो सोने की वस्तु है वो वैसे ही सुंदर लगेगी। और सिर्फ सोने से ही नहीं बनी हुई थी, इसमें नीलम और लाल यानी कीमती पत्थर भी लगे हुए थे और चूँकि बहुत सुंदर थी तो इसलिए सब लोग जो भी इसे देखते थे इसकी सुंदरता की बहुत प्रशंसा करते थे। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये बहुत ही कीमती मूर्ति थी, ये प्रतिमा थी और इसकी जो प्रशंसा का जो विषय था वो ये था कि ये बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। इसके साथ ही ये जो राजकुमार था, हम इसके बारे में भी ये जान लें कि ये राजकुमार जब जीवित था तब ये अपनी ही दुनिया में मगन रहता था। तब ये सुख में रहता था, विलास में रहता था, मज़े करता था, कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन जब इसकी मृत्यु हुई और इसे एक प्रतिमा के रूप में यहाँ प्रतिष्ठापित किया गया, तब उसने देखा कि समाज उसकी जो चारदीवारी है, उसके सुख की जो चारदीवारी है, उसके बाहर भी कोई दुनिया है। वो दुनिया जिसमें दुख है, जिसमें शोषण है, जिसमें गरीबी है, जिसमें बीमारियां हैं, जिसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं। तो ये राजकुमार उन मुश्किलों को देखता है, उस आम जो जन है, आम जन सामान्य है, उनकी दुखों को देखता है और महसूस करता है और उस दुख को अनुभव करता है। वहीं एक गौरैया है, ये गौरैया उस नगर के ऊपर से उड़कर मिस्र देश की तरफ जा रही थी, लेकिन रात हो गई तो उसे कोई एक आसरा चाहिए
और उस आश्रय की तलाश में ये जो गौरैया है ये उस मूर्ति तक पहुंच जाती है। तो ये जो गौरैया है इसका भी इसके अपने पूर्वाग्रह हैं कि किस तरह की ये दुनिया है और जहाँ ये जा रही है वो कितनी सुंदर दुनिया है। तो इस तरह से ये अपनी सोच में बहुत ही सीमित है। जब ये आसरा पाने के लिए उस प्रतिमा के नीचे जब ये बैठती है आराम करने के लिए, तो देखती है कि प्रतिमा की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो उसे महसूस होता है कि ये कहाँ से गिर रहे हैं। तो वो देखते कि ये तो प्रतिमा है, से ये जो आंसू हैं ये गिर रहे हैं। तो इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ ये गौरैया और राजकुमार आपस में वार्तालाप करते हैं। अब राजकुमार अपने मन की बात उसे बताता है और गौरैया भी बताती है कि वो इस देश में जा रही है और वहाँ पर इसको इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी और वो वहाँ बहुत ही अच्छे से रहेगी। तो इस तरह से ये कहानी हमारी आगे बढ़ती है। हमने आपको इसे अपने जो जनमानस है उनके दुखों का पता चलता है। तो चूंकि राजकुमार अब प्रतिमा बन गया है, मूर्ति बन गया है, तो वो चल फिर तो नहीं सकता है ना। तो वो गौरैया से आग्रह करता है कि वह जिसकी भी मदद करना चाहता है, गौरैया उसकी मदद उसकी राजकुमार की तरफ से जाकर उसकी मदद करे। तो एक स्त्री है जिसका बच्चा बीमार है, एक कलाकार है जो भूखा है, जिसके पास काम नहीं है और उसके जो सपने हैं वो नष्ट हो रहे हैं, और एक ऐसी लड़की है जिसके पास कुछ पैसे थे लेकिन किसी तरह से वो जो पैसे हैं वो नाली में गिर गए हैं और है कि उसका जो पिता है वो उसे डांटेगा। तो इन सब का जो जिक्र है राजकुमार गौरैया से करता है और उसे कहता है कि तुम जो है इन लोगों की मदद करो। पहले तो गौरैया आनाकानी करती है और लेकिन उसके बाद उसे लगता है कि इनकी मदद करनी चाहिए। तो जब वह राजकुमार के कहे अनुसार जब मदद करने के लिए वो जाती है तो उसे ये महसूस होता है कि जो ये जगह है या राजकुमार है, इसके जो गुण हैं ये इतने प्रभावशाली हैं कि उसका कहीं जाने का मन नहीं है। और जब उसकी आँखों में लगे हुए जो कीमती पत्थर हैं उन्हें भी जब राजकुमार के आग्रह पर उनके ज़रूरतमंदों में वो जाकर दे देती है, तब उसे इस बात का अनुभव होता है कि जो सुंदरता वो वहाँ खोज रही थी मिस्र देश में, यहाँ कर्मों की सुंदरता है। और राजकुमार के इन गुणों से प्रभावित होकर वो राजकुमार के पास ही रहने का निर्णय ले लेती है। तो इस तरह से ये कहानी जो है एक रूप लेती है जिसमें एक राजकुमार जो अपनी प्रजा को लेकर बिल्कुल उदासीन था, उसकी प्रतिमा में मानवता का उदय होता है, मानवता के भाव उमड़ते हैं और इतने अधिक वे भाव उमड़ते हैं कि वह गौरैया के माध्यम से उन भावों को क्रिया रूप में परिवर्तित कर देता है। तो जो ये राजकुमार की त्याग की भावना है उसमें गौरैया जो है वो सहारा बनती है। तो इस तरह से कहानी के अंत में जो राजकुमार है उसकी जो प्रतिमा है उसमें खूबसूरत कहने वाली कोई बात नहीं रहती है। और जब जो मेयर हैं वो आते हैं, उनके सभासद आते हैं, तो वे कहते हैं कि ये बिल्कुल बकवास और बहुत ही बदसूरत सी प्रतिमा, इसको हटाएंगे और हम अपनी लगाएंगे। तो ये हमारा कथानक है शिक्षार्थियों। हम इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रुकते हैं एक छोटे से अल्प विराम के लिए।
ब्यूटी यानी सौंदर्य एक आकर्षक विषय होने के साथ साथ एक लोकप्रिय व्यवसाय भी है। भारत में सौंदर्य उद्योग विकसित देशों की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है। इसी तेजी से प्रशिक्षित कुशल कर्मियों की मांग भी बढ़ रही है, जो उच्च क्वालिटी की सौंदर्य सेवाएं प्रदान कर सकें। सौंदर्य क्षेत्र में रोजगार के बढ़ते अवसरों को देखते हुए NIOS विभिन्न 6 पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। इनमें ब्यूटी कल्चर एवं बालों की देखरेख, सौंदर्य उपचार, हाथों व पैरों की देखभाल, बालों की देखभाल व स्टाइलिंग, ये सभी एकल पाठ्यक्रम के अलावा व्यवसायिक स्ट्रीम में भी उपलब्ध हैं, जिसमें शिक्षार्थी 3 सौंदर्य संबंधित विषय, एक शैक्षिक विषय और एक भाषा विषय उत्तीर्ण कर 10वीं का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। NIOS से ये कोर्स करने के बाद आप पार्लर में एक सौंदर्य सहायक के तौर पर कार्य कर सकते हैं। नेल आर्ट जैसी विशिष्ट सेवाओं के लिए आप अलग से सैलून भी स्थापित कर सकते हैं। सहायक हेयर स्टाइलिस्ट या मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। मोबाइल पार्लर्स के माध्यम से फोन पर अपॉइंटमेंट लेकर क्लाइंट के घर पर भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। हमारे इन पाठ्यक्रमों से अनेक शिक्षार्थी लाभान्वित हो रहे हैं और व्यवसाय कर आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन रहे हैं। मैंने NIOS से ब्यूटी कल्चर का वोकेशनल कोर्स किया था। मैंने अपना एक खुद का पार्लर चलाया है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अब अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि मैं उनके लिए भी कुछ कर सकती हूँ, उन्हें अच्छी एजुकेशन दे सकती हूँ। इन सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु आप हमारी वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। सभी प्रवेश केवल ऑनलाइन ही किए जाते हैं और जो संस्थान NIOS की मान्यता प्राप्त कर इन पाठ्यक्रमों का संचालन करना चाहते हैं, वे भी लॉगिन करें तुरंत NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान विश्व की सबसे बड़ी स्कूली संस्थान है। इसे 2016 में कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड भी प्रदान किया गया था। इसमें न केवल शैक्षिक पर 100 से अधिक व्यावसायिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ब्यूटी एंड वेलनेस का। इसके अंतर्गत ब्यूटी कल्चर एंड हेयर केयर, ब्यूटी थेरेपी, हेयर केयर एंड स्टाइलिंग, हैंड एंड फुट केयर जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनमें प्लेसमेंट्स भी अच्छी है और साथ साथ में अनेकों स्वरोजगार के रास्ते हैं। आइए NIOS के कार्यक्रमों में रजिस्टर करें एवं अपना जीवन सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। शिक्षार्थियों, अल्पविराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे सुखी राजकुमार की कथा वस्तु पर। तो शिक्षार्थियों, ये जो कहानी है ये हमारे सामने एक तरह से यह संदेश, यह प्रेरणा देती है कि जो हमारा जो रूप है ये क्षणिक है, ये कुछ समय के लिए है, ये बदल जाएगा। लेकिन जो हमारी भावनाओं की सुंदरता है, जो हमारे कर्मों की सुंदरता है, जो हमारी निष्ठा है, वही महत्वपूर्ण है। और ईश्वर भी उसी कर्म की सुंदरता को ही महत्व देते हैं, क्योंकि इस कहानी के अंत में भी जो राजकुमार है और गौरैया है, इसे ईश्वर जो हैं वो स्वर्ग में स्थान देते हैं। तो इस तरह से ये जो कथानक है हमारे सामने सबसे पहले गरीब और अमीर के भेदभाव को भी रखता है, बताता है कि किस तरह से कुछ जो लोग हैं वो बहुत अधिक धनवान हैं और भोग विलास में रहते हैं, उनके पास हर तरह की सुविधा है, और जो बहुत बड़ा तबका है जो वंचित है इन सुविधाओं से। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो उनके पास होनी ही चाहिए, उनसे वे वंचित हैं और किस तरह का वे जीवन जी रहे हैं।
तो इस तरह से ये जो पूरी कथा वस्तु है हमारे समक्ष एक खूबसूरत सी कहानी जो है, ये हमें इस बात को सोचने के लिए प्रेरित करती है कि हम किसे महत्व दें। तो ये इसका कथानक है और इन्हीं लाइनों पर ही ये पूरी की पूरी कथा रखी गई है। जहाँ तक बात है मेयर और सभासदों की, ये जो हैं पूरी तरह से असंवेदनशील हैं, स्वार्थी हैं। तो इनका भी प्रवेश यहाँ पर यही बताने के लिए किया गया है कि ऊपरी सुंदरता को महत्व देने वाले जो लोग हैं वो बहुत अधिक हैं, धन लोलुप बहुत हैं, अधिकार लोलुप लोग बहुत अधिक हैं। अगर हम अब शिक्षार्थियों बात करते हैं चरित्र चित्रण की, तो सबसे पहले हमारे जो पात्र हैं उनमें हम किसे लेंगे? हम सुखी राजकुमार को ही लेंगे। तो हम सुखी राजकुमार के चरित्र पर बात करते हैं। आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि सुखी राजकुमार तो प्रतिमा के रूप में है, तो हम उसे पात्र कैसे मान सकते हैं? लेकिन आप बताइए कि अगर हम सुखी राजकुमार को इस कहानी से हटा देते हैं तो क्या ये कहानी पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती है। राजकुमार ने इस कहानी में एक प्रतिमा के रूप में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये तो आप मानेंगे। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सुखी राजकुमार है वो इस कहानी का केंद्र बिंदु है, तो हम इसे मानेंगे इसका मुख्य पात्र। और चूँकि इसी राजकुमार के ही भावनाएं हैं, उसी की संवेदनाएं हैं जिनको कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए दूसरे पात्र की मदद ली जा रही है, तो भावना तो उसी की है, तो इसलिए हम इसे ही अपना मुख्य पात्र मानेंगे। हमारा जो दूसरा पात्र होगा वो गौरैया होगा, लेकिन अभी हम बात करते हैं राजकुमार पर। तो जो राजकुमार है इसके दो रूप हैं और दोनों बिल्कुल अलग हैं और अपने आप में बिल्कुल विरोधी हैं। जब राजकुमार जीवित था, जब वो अच्छे काम कर सकता था, अपनी प्रजा की देखभाल कर सकता था, उनके सुख दुख को जान सकता था, तब उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तब वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान, कि उसे नहीं जानना है कि उसकी प्रजा सुखी है, दुखी है, कैसी है, उसे किन चीज़ों की ज़रूरत है, वह प्रजा का जीवन और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या काम करे, उसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो शायद ये भूल गया था कि जो राजकुमार का जो पद है या राजकुमार का जो स्थान है, उसमें अधिकार के साथ कर्तव्य भी आते हैं, तो वो अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से अनजान था। इस बात को हम समझ लेते हैं। सिर्फ अनजान ही नहीं था, वो अपने जीवन में सिर्फ भोग विलास में ही व्यस्त रहता था, सिर्फ आनंद में ही रहता था। उसे लगता था कि चारों तरफ जो है सुख ही सुख है, क्योंकि उस सीमा से वो बाहर निकला ही नहीं था, उसने असली दुनिया देखी ही नहीं थी। ये राजकुमार का चरित्र था जब वो जीवित था। जब वो प्रतिमा के रूप में परिवर्तित हुआ, जब उसकी मृत्यु हो गई और प्रतिमा उसकी प्रतिमा शहर में लगी, तब उसका एक दूसरा रूप हमारे सामने आया। प्रतिमा को तो अगर आप देखें, कोई भी मूर्ति है उसमें कोई भावना नहीं होती, उसमें किसी भी तरह का कंपन नहीं होता, किसी तरह की संवेदना नहीं होती, किसी तरह का जीवन नहीं होता। लेकिन यहाँ ये पूरी विषमता है, पूरा विरोधाभास है कि प्रतिमा बनते ही राजकुमार को असलियत का पता चलता है, वास्तविकता का पता चलता है। देखता है वो कि चारों तरफ दुख ही दुख है। उसका दिल जो है वो बताया गया है कहानी में कि जस्ते का है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही सशक्त है, लेकिन उसका दिल फट रहा है, यानी दुख के कारण उसका दिल फटा जा रहा है, इतना दुख वो देख रहा है। तो इस प्रतिमा में मानवीय संवेदनाएं बढ़ने लगती हैं और ये जो संवेदनाएं हैं उनको कार्य रूप में बदलने के लिए वह सहायता लेता है एक जीव का। जीव भी बहुत ही छोटा सा जीव है, गौरैया का। तो ये गौरैया जो है वो हमारा
दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है, मुख्य पात्र है, उसकी ये मदद लेता है। और किस तरह से ये जो सुखी राजकुमार है ये अपने आँखों में लगे हुए जो कीमती पत्थर हैं उनको यह गौरैया की मदद से ज़रूरतमंदों में दे देता है। और इस तरह से जो ये संवेदनशील प्रतिमा है ये यद्यपि ठोस जस्ते की बनी हुई है, ठोस धातु की बनी हुई है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं के कारण इसमें समानुभूति का संचार होता है। समानुभूति यानी अब किसी दूसरे व्यक्ति की जो भावनाएं हैं उनको आत्मसात करके उसके स्थान पर अपने आप को रख के वो भावना महसूस करना और वही दुख या सुख का अनुभव करना जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है। तो इस तरह से राजकुमार जो है ये गौरैया की मदद से अपनी जो प्रजा है उसकी सहायता करता है। तो इस सहायता करने के क्रम में उसकी जो अपनी ऊपरी सुंदरता थी वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। ये कैसा लगता है, कैसा बताया जा रहा है? पत्थर के भिखारी की तरह। लेकिन इस पत्थर के भिखारी सा दिखने वाले इस सुखी राजकुमार को इस बात की बहुत अधिक खुशी है कि अब वो सच में सुखी है, क्योंकि उसने किसी के लिए अच्छा काम किया है। अब वो अनुभव कर रहा है कि जो असली सुख है वो भोग विलास में नहीं है, बल्कि हर तरह से मानव के रूप में विकसित होने का जो भाव है, जो यह अनुभव है, ये वास्तविक सुख है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजकुमार का जो चरित्र है वो बिल्कुल नकारात्मक की तरफ से पूर्णतया सकारात्मक, बल्कि बहुत ही उदात्त रूप में हमारे सामने आता है। इतना अधिक है कि जब गौरैया उसको मना करती है कि नहीं, अब ये तुम्हारी आँख में लगा हुआ पत्थर है, अगर मैं इसे भी दे दूँगी तो तुम तो नेत्रहीन हो जाओगे, फिर तुम कैसे देखोगे। लेकिन फिर भी वह गौरैया को आग्रह करता है कि नहीं, तुम इस पत्थर को, इस कीमती रत्न को, इस व्यक्ति को तुम दे कर आओ, क्योंकि इसकी मदद करनी बहुत अधिक आवश्यक है। तो इस तरह से जो हमारा सुखी राजकुमार है वो सच में वास्तविक रूप में, जिसे हम कहते हैं मानवता की जो संवेदनशीलता है, उसको महसूस करने वाला, उसके लिए कार्य करने वाले चरित्र के रूप में विकसित हुआ है। तो शिक्षार्थियों, अब हम चलते हैं हमारे अगले मुख्य पात्र पर, जो है गौरैया। ये गौरैया जो है बहुत छोटी सी चिड़िया है और ये तो उड़कर मिस्र देश की तरफ जा रही थी, जो बहुत ही सुंदर देश है, जहाँ बहुत ही खूबसूरत दृश्य हैं। और जो ये गौरैया है, इसका कोई इरादा नहीं था, ये संयोग की बात है कि रात हो जाने की वजह से उसे आश्रय लेना पड़ा यहाँ प्रतिमा के पास। तो यहाँ गौरैया का जो इस कहानी में जो प्रवेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं गौरैया भी कह सकते हैं कि पूर्वाग्रहों से ग्रसित थी, लेकिन प्रतिमा की संगत में उसके साथ होने के कारण उसमें भी वो जो वही सभी भावनाएं उमड़ती हैं, उनका संचार होता है जो राजकुमार में विकसित हो रही थी। तो संगति का इतना बड़ा असर आप देख रहे हैं कि एक गौरैया जो अपने कामों में लीन थी, जो दूसरे देश में जा रही थी और जो थोड़ी सी कह सकते हैं कि नखरीली थी, हम अपनी भाषा में कहें, लेकिन जब उसने देखा कि एक प्रतिमा के रूप में राजकुमार इतना भला है, इतना मदद करने वाला है, तो उससे प्रभावित होकर उसमें भी वही सभी भावनाएं आई। तो सत्संग का जो प्रभाव है शिक्षार्थियों, आप भी ज़रूर इस बात को ध्यान रखिए। अब हम इस संवाद से भी हम पुष्ट कर सकते हैं, जब वो कहती है कि मैं समझ रही थी कि ये शहर मेरा स्वागत करेगा,
तो इस तरह से, क्योंकि उसमें ऐसा लग रहा था कि वो कुछ विशिष्ट है, उसको एक ख़ास तरह का स्वागत मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके पास कोई आश्रय ही नहीं था। और जब वो ये देखती है कि जो राजकुमार है उसका हृदय सोने का नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको निराशा भी होती है। यानी उसका भी यही मानना है कि जो ऊपरी सुंदरता है वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही बेहतर है, और बाहर की सुंदरता अधिक महत्वपूर्ण है। और प्रतिमा है, इसमें तो कोई भावनाएं भी नहीं हैं, तो अब ये सोने की भी नहीं है, तो उसे बहुत ही निराशा होती है। और जब राजकुमार गौरैया से कहता है कि इस बीमार बच्चे को और उसकी जो मजदूर माँ है उसको ये तुम कीमती पत्थर, ये कीमती रत्न जो है वो दे आओ, तो जिस तरह से अमूमन सब लोग होते हैं कि वो इन सब कामों में नहीं पड़ते हैं और वो कहते हैं हम अपना अपना काम कर रहे हैं, ये सब हमें नहीं करना, यानी हम दूसरों की मदद करने में बहुत तत्पर नहीं रहते हैं। तो इस तरह से ही ये जो गौरैया है ये आरंभ में इस तरह की ही भावना रखती थी, इस तरह का ही स्वभाव वो रखती थी, क्योंकि उसके मन में तो वही सब कल्पनाएं हैं कि जहाँ पर नदी है, जहाँ पर फूल हैं, जहाँ पर बहुत कीमती रत्न हैं। अपनी आत्मकेंद्रित जो गौरैया है, जब राजकुमार बार बार उसको आग्रह करता है तो तब भी वो इस बात को लेकर दुखी है और शिकायत करती है कि मुझे बच्चों से ज़रा भी स्नेह नहीं है। पिछले वसंत में 2 बच्चे रोज़ आकर मुझे ढेले, यानी मिट्टी के जो ढेले हैं उन्हें वो मुझे मारा करते थे। वैसे मुझे चोट नहीं लगी, मैं बहुत तेज़ उड़ती हूँ, लेकिन ये बहुत ही अपमानजनक बात है। यानी मुझे ऐसे क्यों कोई बच्चे कोई मार रहे थे, ये बच्चे अच्छे नहीं और मैं किसी की मदद करने वाली नहीं हूँ, इस तरह की भावना गौरैया में थी। लेकिन जब वो देखती है कि ये इतना खूबसूरत राजकुमार है, सोने से मढ़ा हुआ है और ये उदास है, तो उसको कहीं ना कहीं दया आ जाती है। लेकिन कमाल की बात ये है शिक्षार्थियों कि जब वो ये कीमती रत्न उस बीमार बच्चे के यहाँ पहुँचाने के लिए जाती है, तो उसे लगता है कि ये बहुत ही दुखी है, बहुत ही बीमार है, तो अपने पंखों से उसकी हवा करने लग जाती है। कहीं न कहीं उसमें वो सहानुभूति का अनुभव होता है, उसे सहानुभूति होती है उस बच्चे से, और धीरे धीरे ये जो सहानुभूति है ये समानुभूति में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से गौरैया जो है वो एक साधारण चिड़िया से अनोखी चिड़िया बन जाती है, और राजकुमार की संगति से उसमें ये परिवर्तन आता है। तो इस तरह से उसमें इतना परिवर्तन आता है कि वो राजकुमार से पूछती है कि मैं ये दूसरा रत्न भी क्या किसी मददगार को मैं उसको दे आऊँ क्या। तो इस तरह से जो गौरैया है वो आत्मकेंद्रित एक चिड़िया से दूसरों के लिए, दूसरों के सुख के लिए तत्पर और प्रयासरत गौरैया में उसका जो चरित्र है वो परिवर्तित होता दिख रहा है। और जब वो ये सुनती है कि राजकुमार उससे कह रहा है कि उसकी आँख में जो लगा हुआ कीमती रत्न है उसे भी वो निकाल कर वो दे दे, तो उसे बहुत ही दुख होता है और वो इनकार कर देती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम किसी अपने को आत्महानि करते हुए देखते हैं और हम उसे रोक देते हैं कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, हम ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे, इससे तुम्हें बहुत दुख होने वाला है। लेकिन जब राजकुमार उसे बहुत अधिक उसे आग्रह करता है तो वह उसका जो आँखों का में लगा हुआ जो अंतिम जो उसका रत्न है, दूसरा रत्न जो था, उसे भी वो निकाल कर वो दे देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब गौरैया को सुखी राजकुमार के प्रति स्नेह का अनुभव हो रहा है, स्नेह उसे महसूस हो रहा है, और वो सीधा सीधा उसको कह देती है कि अब मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी, क्योंकि अब तुम्हारे नेत्र भी नहीं हैं, अब तुम्हें कौन बताएगा कि आसपास क्या हो रहा है। तो इसलिए वो राजकुमार के पास रुक जाती है।
हालांकि राजकुमार उसे कहता है कि तुम अपने देश चली जाओ, लेकिन वो इनकार कर देती है। तो इस तरह से जो गौरैया का जो प्रेम है, उसका जो समर्पण है और उसका जो त्याग है, उसके चलते वो अपने प्राण भी वहीं पर प्रतिमा के पास ही, वो राजकुमार के पास ही वो दे देती है। और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि वह भी सुखी हुई, क्योंकि उसमें भी ये भावनाएं उत्पन्न हुई। और इस कहानी के अंत में हम देखते हैं कि राजकुमार की भांति ही गौरैया को भी ईश्वर स्वर्ग में स्थान देते हैं। तो इस तरह से जो राजकुमार है और गौरैया जो हैं, वो ये जो पात्र हैं, ये मुख्य पात्र हैं। और आपने भी देखा कि जो इनके चरित्र का विकास कहानी के आरंभ से अंत तक बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ कहानीकार ने हमारे सामने रखा है। आप देखेंगे कि जो मेयर हैं, उनके साथ ही जो सभासद हैं, वे राजकुमार और गौरैया को कूड़े में फेंकने लायक समझते हैं, लेकिन ईश्वर ने उसे उसके सद्गुणों के आधार पर उसे स्वर्ग में स्थान दिया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम में अगर मानवता है, अगर हम में सहृदयता है और दूसरों की मदद करने की तत्परता है, तो उसके लिए हमें हर तरह से सिर्फ इसी भूमि पर ही नहीं, हमें ईश्वर, जो हम कहते हैं कि दैविक हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो हम ये समझ सकते हैं इस कहानी से कि हम अपने कार्यों को, अपनी सोच को हम किस तरह रखें कि हम इस समाज के लिए उपयोगी बन सकें और हम वास्तव में सुखी हो सकें। शिक्षार्थियों, अब हम बात करेंगे इस कहानी के संवाद पर। संवाद क्या होते हैं आप जानते ही हैं। संवाद हैं जिसमें सीधे जो बातचीत पात्रों में की जा रही है, उसे हम संवाद कहते हैं। और इन संवादों से हमें पता चलता है कि किसी भी पात्र का, किसी भी कहानी में जो पात्र हैं उनका चरित्र क्या है। कहानी में अगर नाटकीयता है, व्यंग्यात्मकता है, वो सभी संवादों के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। तो अगर सीधे सीधे, अगर सिर्फ वाचक के रूप में ही ये कहानी हो तो शायद इतनी रोचकता नहीं आएगी। तो संवाद हमारे कहानी को रोचक भी बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राजकुमार के जो संवाद हैं, या आप कह सकते हैं कि गौरैया के जो संवाद हैं, उनसे आपको पता चलेगा कि किस तरह की उनकी मनस्थिति है, किस तरह के वो कार्य कर रहे हैं और किस तरह उनका जो चरित्र है वो परिवर्तित हो रहा है। अब जैसे हम कुछ संवाद देखते हैं, ये यहाँ हम बात करते हैं। जैसे उसने कहा, गौरैया ने कहा कि मैं सोच रही थी कि ये शहर हमारा स्वागत करेगा। या जब अंगरक्षिका जो है वो अपने प्रेमी के पास बैठी हुई जब कहती है कि ये लोग कितना समय लेते हैं, इस तरह की बात वो करते हैं। तो ये जो, और जब बार बार राजकुमार कहता है कि प्यारी गौरैया, तो उसके जो कहने का जो ये जो संबोधन है, उससे ही पता चलता है कि उसका जो चरित्र है उसमें कितना अधिक परिवर्तन आ रहा है। जैसे ये देखिए आप स्क्रीन पर, राजकुमार कह रहा है, गौरैया गौरैया, सिर्फ आज रात को तुम मेरा काम कर दो, बच्चा प्यासा है, उदास भी है। तो यहाँ पर ये राजकुमार जो है वो गौरैया को मना रहा है। तो उसमें देखिए वो राजकुमार था, उसे किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं थी। उसके पास तो बिना मांगे सब कुछ, जब वो जीवित था सब कुछ उसके पास था। लेकिन आज वो दूसरे की मदद करने के लिए वो राजकुमार गौरैया जैसे छोटे से जीव को मिन्नत कर रहा है और बता रहा है। तो इससे ये पता चलता है। इसके बाद वो कह रहा है कि गौरैया गौरैया, नन्ही गौरैया, क्या तुम आज रात को और नहीं ठहर सकती?
बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने किसी परिचित, किसी प्रिय को रोकने का प्रयास कर रहे हो कि आ जाओ, रुक जाओ, हाँ, आज हम बहुत बातें करेंगे, आज हम ये काम करेंगे, आ जाओ, रुक जाओ। तो उस तरीके से ही यहाँ राजकुमार मना रहा है। और जैसे अगले संवाद में जैसे कह रहा है कि लेकिन केवल आज रात के लिए भी तुम नहीं रुकोगी। या वो कह रहा है कि गौरैया, प्यारी गौरैया, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। और जब राजकुमार ये कहता है कि नहीं नहीं गौरैया, अब तुम मिस्र देश को जाओ। यानी ये जो संवाद हैं ये बताते हैं कि ये राजकुमार जो है वो आत्मकेंद्रित नहीं है, वो दूसरों की सुख, दूसरों की आकांक्षाओं, दूसरों के सपनों पर भी उसका ध्यान है और वो अपने सुख को नहीं देख रहा है। यद्यपि वो चाहता है कि वो उसके पास रुके, लेकिन अब तो उसके पास कोई कीमती रत्न ही नहीं बचा है जिसे वो किसी को देकर उसकी मदद कर सके। तो वो गौरैया से कह रहा है कि अब तो मिस्र देश को जाओ, क्योंकि गौरैया का भी मन है कि उसे भी दूसरे देश जाना है। तो इस तरह से शिक्षार्थियों हम देखते हैं कि जो इस कहानी के संवाद हैं ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ही सहज हैं, बहुत ही सरल हैं। आपको इन्हें पढ़ने में, इनको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। रोचक भी हैं, आपको लगता है कि इसके आगे और पढ़ना चाहिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। और जिस तरह के भाव राजकुमार या गौरैया ये सब महसूस कर रहे हैं, उन्हीं भावों के अनुसार ही ये संवाद हैं और कथानक को आगे बढ़ाने में तो मदद करते ही हैं। इस पर हमने बात भी की है और पात्रों की चरित्र की विशेषताओं को भी बताते हैं और जो वातावरण है उसकी सृष्टि भी ये संवाद करते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षार्थियों देश, काल और वातावरण पर। अब जब हम देश, काल और वातावरण की बात करते हैं तो हम किसी भी कहानी को समझते हुए ये जानना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि ये किस समय में लिखी गई थी और ये समय में जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ये किस समय का वर्णन है, उस समय जो लोग थे उनकी सोच कैसी थी, उनका जीवन कैसा था। ये सभी बातें हमारी कहानी में सहज रूप से आ जाती हैं, तो हम अलग से ज्ञात नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब इसमें हम बात करने वाले हैं देश, काल, वातावरण पर, जिससे हम जानेंगे कि इस कहानी का जो वातावरण था, स्थितियाँ थी, वो किस तरह की थी। अब हम अगर ये देखते हैं कि ये कहानी कहाँ की है, तो यहाँ पर सिर्फ इस बात का जिक्र है कि किसी नगर की है। यानी ये अगर एक खास नगर के जिसका नाम भी दिया जाता तो हम उस नाम से इसको कह सकते हैं, जोड़ लेते, समझ लेते कि ये इस नगर की ही कहानी है। लेकिन जब नाम नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी कहीं की भी हो सकती है। इस तरह का राजकुमार ज़रूरी नहीं है कि ये राजकुमार विदेश में ही मिले। ऑस्कर वाइल्ड ने ये कहानी लिखी है। ये राजकुमार, इस तरह की भावना वाला राजकुमार यहाँ भी हो सकता है, किसी दूसरे देश में भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इसका जो वातावरण है ये कहीं भी मिल सकता है। ये कहानी, स्थितियाँ जो हैं, ये जो चरित्र हैं, ये जो व्यवहार हैं, ये जो समस्याएं हैं, ये कहीं भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। 100 साल से भी अधिक समय पहले ये कहानी लिखी गई थी, लेकिन अगर आप इसे देखते हैं, यद्यपि राजा और महाराजा का समय अब नहीं रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से इस कहानी को पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदली नहीं हैं। दुख भी हैं, रोग भी हैं, आत्मकेंद्रित राजनीतिज्ञ भी हैं, मदद करने वाले भी हैं, और इस तरह सभी तरह के ये जो पात्र हैं ये आपको किसी भी स्थिति में मिल जाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि जैसे हमने इस कहानी में देखा कि विलासी जीवन जो है वो भी जी रहे हैं और कंगाली या बदहाली या रोगों से ग्रस्त जीवन, भुखमरी का जीवन भी जिया जा रहा है।
तो ये जो दो पार्ट हैं अलग अलग, गरीब और अमीर, ये जो विषमता है ये हमारे सामने रहती ही है, कभी कम है कभी अधिक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो अंतर है ये लगातार बढ़ भी रहा है, तो ये अंतर रहता ही है। तो ये स्थिति है, ये जो इसमें हम बात कर सकते हैं कि आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर दुखी लोग हैं, रोगी हैं, और मूर्तियों का जिक्र आपने इस कहानी में देखा है। तो आप देखेंगे कि बहुत ही प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व हैं उनकी मृत्यु उपरांत उनके इस तरह के इनकी प्रतिमाएं, उनकी मूर्तियां लगाने का जो चलन है वो हर शहर में या हर देश में पाया जाता है। और समानता तो है ही नहीं, मैंने बताया आपको कि उनमें अंतर भी मिलता है। तो इस तरह से शिक्षार्थियों हम एक छोटा सा एक इसमें हम ये भी बताना चाहते हैं कि गौरैया जब देखती है, जब वो मदद करने के लिए जा रही है तो साथ में वो कुछ और भी दृश्य देखती है। और क्या देखती है? वो कहती है कि अमीर अपने महलों में रंगरेलियाँ मना रहे थे और गरीब हाथ फैलाए भीख मांग रहे थे। वह अंधेरी गलियों पर से उड़ी और उसने देखा कि भूखे बच्चे जर्द चेहरे लटकाए हुए सूनी निगाहों से देख रहे हैं। एक पुलिया के नीचे 2 बच्चे सिकुड़े हुए बैठे हैं। भागो यहाँ से, चौकीदार बोला, और वे बारिश में भीगते हुए चल दिए। तो ये स्थिति जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, तब हम कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगता कि ये स्थिति सिर्फ एक किसी नगर विशिष्ट में ही मिल सकती है। ये स्थिति कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम ये देखें, कुछ इस तरह के पात्र हैं, जैसे राजकुमारी की अंगरक्षिका थी, जो बताती है कि मेहनतकश लोगों के प्रति जो उच्च वर्ग है वो क्या सोचता है। कहते हैं कि मगर ये लोग कितनी देर लगाते हैं। वो मेहनतकश लोग जो लगातार उनके वस्त्रों के लिए, उनके साजो सामान को तैयार करने के लिए जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उस पर भी उन्हें शिकायत है। वो कहती है कि मगर ये लोग कितनी देर लगाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जब वो बीमार बच्चा है जिसको लगता है कि वो बहुत ही अधिक बुरी हालत में है, ये इसलिए स्थिति ये बताई जाती है कि गौरैया जो है उसमें किस तरह से परिवर्तन आ रहा है। वो बच्चों को पसंद नहीं करती है, लेकिन अब उसने राजकुमार ने उसे भेजा है, तो वो जब बीमार बच्चे को देखती है तो वह उसे अपने पंखों से हवा करती है। तो इस तरह की ये सभी की सभी ये स्थितियां जो हैं ये बता रही हैं। जैसे तरुण कलाकार है जो नाटक लिख रहा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास सपने हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। तो इस तरह की ये जो सभी की सभी स्थितियां हैं, ये हमें इस बात बारे में संकेत कर रही हैं कि समाज की क्या स्थिति थी, समाज में क्या स्तर था। एक लड़की है जिसका सामान नाली में गिर गया है, उसे अपने डर है कि उसका पिता जो है उसे पीटेगा, और वो इतनी सरल है, इतनी भोली है कि जब उसे नीलम जैसा इतना कीमती रत्न मिलता है, उसे लगता है कांच का टुकड़ा है, उसे मालूम ही नहीं है कि ये इतना कीमती है। तो ये सरलता आप देखिए गरीब लोगों की। तो इस तरह से ये जो गौण जो पात्र हैं उन्हें भी इस कहानी में इसीलिए लाया गया ताकि इसका पूरा जो वातावरण है उसे बताया जा सके, यह दिखाया जा सके कि किस तरह से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षार्थियों, अब हम बात करेंगे इस कहानी की भाषा शैली पर। भाषा शैली में हम देख सकते हैं कि ये जो कहानी है मूल रूप से अंग्रेज़ी में लिखी गई थी, और जो इस कहानी है इसका अनुवाद हुआ है, और अनुवाद जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध कथाकार हैं, कथाकार, नाटककार और आलोचक जो हैं धर्मवीर भारती, उन्होंने किया है। ये उनके अनुवाद की ही विशेषता है कि आपको ये कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि ये कहानी अनुवाद की गई है, अनुदित है, ये आपको कहीं भी महसूस नहीं होता है।
उन्होंने जो अंग्रेज़ी के जो शब्द प्रयोग किए हैं, मुहावरे और जो विशिष्ट जो अभिव्यक्तियाँ किए हैं, उन्होंने बिल्कुल हमारी संस्कृति, हिंदी भाषा और संस्कृति के अनुकूल उन्होंने इस कहानी को ढाला है। जैसे आप शब्द के प्रयोग आप देखिए, ये स्क्रीन पर हैं आपके सामने। अगर आप इनका अंग्रेज़ी अनुवाद अगर आप करने लग जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा, यूं का यूं आप इनका अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने धर्मवीर भारती जी ने इसे हिंदी और भारतीय संस्कृति के ही अनुसार इनका अनुवाद किया है। कुछ मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है और उससे ये जो कहानी है बहुत ही प्रामाणिक, बहुत ही रोचक लग रही है। जैसे हृदय फटा जाना, मोल आंकना, रंगरेलियाँ मनाना, चेहरे लटकना, तो इस तरह से ये कुछ प्रयोग किए गए हैं। कुछ विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ भी हैं जो इस कहानी को रोचक भी बनाती हैं और विश्वसनीय भी बनाती हैं। इसका जो अनुवाद है उसमें आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगता ये अनुवाद है। तो ये विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ हैं। फिर कुछ वाक्य विन्यास हैं। कितनी छोटी छोटी वाक्य हैं ये। मैं ठहरूं कहाँ, मैं यहीं ठहरूंगी। तो इस तरह से ये कुछ हमारे कुछ अभिव्यक्तियाँ हैं और कुछ प्रयोग हैं। शिक्षार्थियों, ये पाठ लगभग पूर्ण होने को है। हम यहाँ पर एक छोटे से अल्पविराम के लिए रुक जाएं। हम थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। करने राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, मित्रों हम उठे और जागे, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर, शिक्षा परीक्षा का बार ही क्यों मिलता फिर शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बात कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक
अल्पविराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे सुखी राजकुमार कहानी के उद्देश्य के बारे में। इस चर्चा में आरंभ में हमने आपसे बात की थी कि हमारा जो कर्म है वो प्रधान है, हमारे तन की सुंदरता, हमारी जो आसपास दिखने वाली जो सुंदरता जो हम अपनी दृष्टि से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सिर्फ वही सुंदरता नहीं है और यह सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है हमारी भावनाएं सुंदर हों, हमारा मन सुंदर हो, दूसरों के प्रति मदद करने की हमारी तत्परता हो, दूसरों का दुख समझने की हमारी लालसा हो, तभी हम सही मायने में हम मानव कहला पाएंगे। तो ये जो उद्देश्य है इस कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें ये ज़रूर अपनाना भी चाहिए। शिक्षार्थियों, अब हम बात करते हैं अपनी अगले पाठ के बारे में, जो है अंधेर नगरी। ये नाटक आपने पढ़ा होगा या मैं समझती हूँ अगर आपको कभी मौका मिला हो तो आपने इसका मंचन देखा होगा। तो आपको कैसा लगा? मैंने इसका मंचन एक बार देखा था और वाकई बहुत ही रोचक और बहुत ही मज़ेदार ये नाटक है। जब इस पार्ट में मैंने ये नाटक देखा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और अच्छा लग रहा है कि आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ये जो नाटक है ये केंद्रित है इस बात पर कि हमारे समाज में, प्रकृति में एक अनुशासन है। हर काम अपनी तरीके से, अपने हिसाब से होना चाहिए। अगर ये काम बिल्कुल नियम के अनुसार अगर नहीं होता है, जैसा अपेक्षित है वैसा नहीं होता है, तो क्या होगा? अराजकता आ जाएगी। अगर राजा राज नहीं करेगा, अगर काम नहीं करेगा तो क्या होगा? अव्यवस्था हो जाएगी। अगर समाज में रहने वाले लोग जो हैं वो अपना अपना काम नहीं करेंगे, सिर्फ बैठे रहेंगे, आलस में रहेंगे, तब क्या होगा? कुछ भी नहीं, तब सिर्फ रोग फैलेगा। अगर कोई व्यक्ति जो है अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, नहीं जानता है कि क्या कर्तव्य हैं, तो पूरी तरह से समाज हर तरह से अव्यवस्थित हो जाएगा और ऐसे में क्या होगा? हमारा जो है वो पतन हो जाएगा। तो इस नाटक के ज़रिए ये भावना, ये बात बहुत ही रोचक ढंग से, व्यंग्यात्मक ढंग से हमारे सामने रखी गई है। अंधेर, क्योंकि नाम भी देखिए आप कितना बढ़िया है, कितना कह सकते हैं कि आकर्षक है, अंधेर नगरी, चौपट राजा। तो उस तरीके से आप देखेंगे कि ये एक हास्य प्रधान, एक व्यंग्य नाटक है। और जब हम व्यंग्य या किसी ऐसी स्थिति की जो असंगति है या कोई देख सकते हैं अटपटापन है, उसको उजागर करते हैं और उजागर करने में हम थोड़ा सा हास्य, हंसी मजाक का पुट भी उसमें डालते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि ये एक व्यंग्य रचना है। तो ये जो व्यंग्य रचना है ये बहुत सारे कह सकते हैं नकारात्मक बातों की तरफ भी इशारा करती है, जो कुरीतियां हैं उनकी तरफ भी संकेत करती है। सीधा सीधा ये बिल्कुल ऐसे उंगली नहीं रखती है कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा घुमाकर, आपको हंसाकर, आपको गुदगुदाकर ये वहाँ तक पहुँचा देती है कि आप इशारा भी समझ जाते हैं और आप शिकायत भी नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे ढंग से ये नाटक हमारे सामने है। इसकी अगर हम सोचें कि इसकी कहानी क्या है, तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि संक्षिप्त रूप में हम बात करेंगे कि इसमें एक महंत है, एक उसका गोवर्धन दास और नारायण दास नामक उसके 2 चेले हैं और कुछ जो हैं वो जनता में से कुछ लोग हैं, जैसे एक हलवाई है या फरियादी है, कल्लू बनिया है, कारीगर है, मंत्री है और राजा है। तो ये सब जो पात्र हैं, ये सब पात्र एक कारण से ये सब पात्र एक स्थिति में आ जाते हैं और उस स्थिति में जो उसका परिणाम निकलता है वो बहुत ही हास्यास्पद भी है और सोचने के लिए हमें मजबूर भी करता है कि अगर ऐसा वास्तव में ही हो तो कैसा हो, बहुत बुरा होगा।
तो एक जो है एक की बकरी मर जाती है और वो अपनी फरियाद के लिए वो राजा के पास जाता है और इस तरह से ये नाटक आगे बढ़ता है। और यहाँ पर कोई न्याय व्यवस्था है नहीं, तो न्याय व्यवस्था ना होने के कारण जो जिस व्यक्ति से ये दुर्घटना होती है, जब वो उसे राजा कहता है कि उसे पकड़ के लाओ, उसे मालूम ही नहीं है कि बकरी के मरने अब दीवार गिर गई है तो कौन जिम्मेदार है। वो कहता है कि इसको पकड़ कर लाओ, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बनिए ने ऐसा काम किया था, फिर कारीगर ने ऐसा किया था, चूने वाले ने चूना ज़्यादा मिला दिया, भिश्ती ने पानी। तो इस तरह से ये कहानी लगातार एक व्यक्ति दूसरे पर इस बकरी की मौत का इल्ज़ाम डालता चला जाता है। और दूसरी स्थिति में एक गुरु है और जो गुरु है उसके साथ उसके 2 चेले हैं और जब वह उन्हें कुछ खाने के लिए लाने की सलाह देता है तो वो कहते हैं कि यहाँ पर तो हर कोई एक ही भाव मिल रहा है, मिठाई भी एक ही भाव मिल रही है, सब्ज़ी भी एक ही भाव मिल रही है, तो कुछ भी लो सब टके सेर है, उसका जो है उसकी जो दर है, उसका जो मूल्य है वो टके सेर है। तो गुरु को इस बात का एहसास हो जाता कि गड़बड़ है यहाँ पर, यहाँ तो सभी कुछ एक ही, यानी एक ही घाट पर सब हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक जगह है। तो वो तुरंत अपने चेलों को कहता है कि इस नगर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन गोवर्धन दास जो है वो गुरु की बात नहीं मानता है, वो वहीं रुक जाता है। और ये जब राजा का जो न्याय है, या कह सकते हैं कि तथाकथित न्याय जो है, उसमें किसी तरह से गोवर्धन दास जो है वो फंस जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी गर्दन भी मोटी थी, तो वो उसको पकड़ लिया जाता है। और जब उसे फांसी की सज़ा दी जाती है तो फांसी से पहले गोवर्धन दास अपने गुरु को पुकारता है और गुरु आकर कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि उपाय करता है कि गुरु और चेले में वाद विवाद होने लगता है। वे इस तरह से नाटक करते हैं कि उनमें बहस हो रही है। और जब महंत जो है उससे पूछा जाता है तो महंत जो गुरु है वो बताता है कि ये जो शुभ मुहूर्त है, इसमें जो भी फांसी चढ़ेगा उसे वैकुंठ मिलेगा, उसे स्वर्ग मिलेगा। तो कोई मतलब फांसी के लिए भी मुहूर्त है, और ये जो राजा है, मंत्री है, मतलब इतने मूर्ख हैं कि उन्हें तुरंत ये लगता है कि हमें फांसी पर चढ़ना चाहिए क्योंकि मुहूर्त बहुत अच्छा है, तो इतने मूर्ख हैं। तो राजा जो है वो अपना अधिकार जताता है कि मेरा अधिकार पहले है, और वो इस तरह से फांसी के फंदे पर झूल जाता है अपनी मूर्खता के कारण। तो ये एक कहानी जो कथानक हम कह सकते हैं इस नाटक का है, और इसके ही चारों तरफ ये पूरा का पूरा नाटक जो है वो रखा गया है। चरित्र चित्रण में हम बहुत ही जल्दी जल्दी बात करेंगे कि चरित्र चित्रण में हमारे जो मुख्य पात्र हैं वो महंत है, जो गुरु है, विवेक का प्रतीक है। और इसने जब देखा कि यहाँ पर एक ही मूल्य का जब हर सामान मिल रहा है तो यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गुणों की कद्र ही नहीं है। यहाँ सभी एक ही मूल्य पे कैसे हो सकता है? एक की विशेषता अधिक है, एक की कम है, उसी हिसाब से ही मूल्य होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो गुरु है वो विवेक का प्रतीक है। गोवर्धन दास अपने गुरु की बात मानकर शहर नहीं छोड़ता है, लेकिन अंत में यही गुरु उसे बचाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा महंत है वो बहुत ही बुद्धिमता और बहुत ही अधिक विवेक वाला व्यक्ति है। हम देखेंगे कि गोवर्धन दास का चरित्र कैसा है। गोवर्धन दास जो है वो लालची कह सकते हैं। जैसे ही उसने देखा कि अरे इतनी सारी जलेबियाँ, इतनी सारी मिठाई बिल्कुल टके सेर के भाव मिल गई है, यही रहना चाहिए, मज़े करेंगे, बहुत आनंद में रहेंगे, अपने गुरु की बात नहीं मानता है जिसका वो चेला है। ये आप देखेंगे कि ये हम लोगों की मानसिकता रहती है। हम छोटे छोटे जो सुख हैं हम उन्हें लेने के लिए, उनका लाभ लेने के लिए हम
बड़ा जो चित्र है वो हम नहीं देख पाते हैं, और हम जो अन्याय हो रहा था उससे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये हम लोगों की भी कमी है। तो एक तरह से ये व्यंग्य हम पर भी है। हम भूल जाते हैं कि इसका जो खमियाजा है, इसका जो नुकसान है, वो अंत में हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारा गोवर्धन दास है ये भी खतरे में इसीलिए पड़ जाता है। देखिए, अब उसे फांसी लग रही है क्योंकि उसकी गर्दन मोटी है। ये तो कोई भी कारण नहीं हुआ, उसने कुछ किया नहीं है, उसके बावजूद भी तो अन्याय से परिपूर्ण ये जो समाज है उसमें गोवर्धन दास इस तरह से अपने लालच के चलते फंस जाता है। अगर हम राजा की बात करें तो जो राजा है वो अन्याय का, मूर्खता का, विवेकहीनता का प्रतीक है। उसका नाम ही चौपट है। भोग विलास में रहता है, नशे में रहता है। यहाँ पर इस बात का भी जिक्र है कि आत्म केंद्रित है। उसे मालूम ही नहीं है कि जनता सुखी है या दुखी है। तो इस तरह से वो संवेदनशील नहीं है, और ऐसे में हर तरह से अराजकता राज्य में हो रही है। और इतना अधिक है ये, चूँकि हम कह सकते हैं कि ये जो नाटक है ये लिखा गया जब हमारा जो देश है वो पराधीन था, तो हम कह सकते हैं ये चौपट राजा जो है ये अंग्रेज़ी सत्ता के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से अब वह इतना मूर्ख है कि वो कह रहा है कि जब अंत में फांसी पर चढ़ने की बात आती है कि ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त है और इस पर ही मुझे ही, वो एकदम तत्पर हो जाता है कि हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी फांसी चढ़ाओ। तो इस तरह से वो चौपट है और उसमें कहीं भी न्यायप्रियता की कोई बात नहीं, मूर्ख है। उसे राजा बनने का ही अधिकार नहीं है क्योंकि वो न्याय नहीं कर सकता, अपनी जनता की देखभाल वो नहीं कर सकता है। मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो जो मंत्री है ये एक महत्वपूर्ण पात्र तो है ही। इसे मतलब थोड़ी सी समझ तो है, बुद्धिमान तो है, पर इतना अधिक नहीं है कि जैसे स्वार्थ वो सामने देखता है कि यहाँ मतलब मेरा स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, तो वहाँ जो है ये अपनी बुद्धि जो है उसको छोड़ देता है, यानी बुद्धि से काम वो नहीं लेता है। वो भी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि अच्छा मुहूर्त है और वैकुंठ मिलेगा, तो लालच, यानी ये लालची है, अपने कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल उदासीन है और राजा की चापलूसी में वो लगा रहता है। यानी मंत्री का क्या कार्य है? राजा को सलाह देना और राजकाज में मदद करना, वो ये काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारे जो हैं ये पात्र हैं। अन्य पात्रों में अगर हम देखेंगे शिक्षार्थियों, तो बहुत सारे पात्र हैं जो थोड़े थोड़े समय यहाँ पर आते हैं और अपना कार्य करके वो अपने मंच से हट जाते हैं। इनका होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा जो व्यंग्य है इन सबसे मिलकर ही तैयार हुआ है। आप उसका अनुभव तभी कर सकते हैं। संवाद योजना की जब हम बात करते हैं तो हम देखिए कुछ संवाद हम आपके लिए बहुत ही शीघ्रता से हम इस पर बात करेंगे कि महंत जब कह रहा है कि बच्चा बहुत लोभ मत करना, और फिर वो कहता है कि तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके ही शेर खा जा हो। यानी दोनों जो हैं अलग वस्तुएं हैं और उनकी अलग विशेषता हैं। यहाँ गड़बड़ है, यहाँ सही नहीं है यहाँ रहना। तो इस तरह से बताता है। जैसे गोवर्धन दास है, मूर्ख है, लालची है। क्या कहता है? गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज़ मिठाई चावना, मज़े में आनंद में राम भजन करना। तो इस तरह से वो बिल्कुल मूर्ख है। उसे बस अपना पेट भरना है और उसे लगता है कि अगर वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है। उसे ये नहीं मालूम है कि वह इतना मूर्ख है कि कहीं से भी कोई विपत्ति आएगी तो वह उसका सामना नहीं कर पाएगा। जिसे राजा कह रहा है, राजा जो बहुत ही जिम्मेदार होना चाहिए, और हम भी ऐसा मानते हैं कि राजा को बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए, लेकिन उसके संवाद बताते हैं कि
वो किस तरह का व्यक्ति है। ये देखिए राजा के जो संवाद हैं, कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ कर लाओ। सामान्य ज्ञान की बात की दीवार जो है वो जीव नहीं है जिसे पकड़ के लाया जा सके। वो कहते हैं कल्लू बनिए की दीवार को भी पकड़ कर लाओ। अच्छा, अगर वो नहीं है तो उसका भाई, उस लड़का, दोस्त, आशना जो भी हो उसको पकड़ कर लाओ। यानी जो दोषी है वो नहीं। फिर कहता है क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। यानी वो शराबी है, उसकी जो ज़बान है उस पर ही उसका नियंत्रण नहीं है, तो उसे बोलना भी नहीं आ रहा है, तो वो कैसे न्याय करेगा, उसके संवादों से पता चलता है। तो हम देखते हैं शिक्षार्थियों कि अंधेर नगरी के जो संवाद हैं छोटे छोटे हैं, संवादों में काव्यात्मकता भी है, सार्थकता भी है और व्यंग्य तो बहुत अधिक है ना। आपने भी देखा कि किस तरह से आप सिर्फ पढ़ेंगे तब भी आपको बहुत ही आनंद भी आएगा, बहुत हंसी भी आएगी। तो इस तरह से ये हमारे संवाद हैं। परिवेश की अगर बात करें शिक्षार्थियों, तो परिवेश जो है इसमें आप देखेंगे 6 दृश्य हैं, बाज़ार का है, जंगल का है और राजसभा के जो दृश्य हैं वो इसमें प्रमुख हैं। और इसकी जो संस्कृति, अब लोक संस्कृति जिसे हम कहते हैं, वो इन दृश्यों से पता चलती है, आप देख सकते हैं। अब अगर हम भाषा शैली की बात करें तो शिक्षार्थियों भाषा शैली में ब्रज भाषा का असर है। ब्रज भाषा से ये प्रभावित जो है यहाँ की इसकी भाषा है, और उस समय का जो वातावरण है उसके अनुकूल ही भाषा है। और जैसे हमने बात की कि व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियाँ जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से इसमें रखी गई हैं। और जो अलग अलग व्यवसाय हैं, चाहे वह भिश्ती है तो मशक है, इस तरह से जो है व्यवसाय से संबंधित शब्दावली का भी उपयोग किया गया है। और भाषा का जो लोक रूप है, जिसमें बिल्कुल कह सकते हैं कि सुसंस्कृत हिंदी नहीं आती है, उस तरह की भाषा का यहाँ पर प्रयोग है। और साथ में संबोधनों का भी यथोचित प्रयोग किया गया है। जैसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ शब्द हैं जो आप देखेंगे कि इनके होने से बहुत ही प्रामाणिकता, बहुत ही विश्वसनीयता इसमें आई है। काव्यात्मकता के लिए ये 2 पंक्तियाँ यहाँ पर प्रयोग की गई हैं जब महंत गोवर्धन दास को बताता है। तो इस तरह से आप देखेंगे शिक्षार्थियों कि इसकी जो संवाद है, इसकी जो भाषा, इसकी जो शैली है बहुत ही रोचक है। और इसकी इन विशिष्टताओं की वजह से ही इस नाटक की जो अभिनेता है वो बहुत ही समर्थ है, बहुत ही सक्षम है, बहुत ही अच्छे ढंग से इसे अभिनीत किया जा सकता है। आप इसका मंचन कर सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से पूरे दृश्य दिए गए हैं। अब ये आता है, ये दृश्य है, यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आप दोबारा से पढ़िए इसको, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें इसमें सिर्फ इसकी अभिनेता को कह सकते हैं कि समर्थ इसको बनाने के लिए ही इनका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उद्देश्य में आप अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसका जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से अंग्रेज़ी जो राज व्यवस्था है उसकी कमियों को उजागर करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा है। तो उस समय का जो समय, पराधीन भारत का जो समय था, उसमें कि न न्याय है, अराजकता है, अव्यवस्था है, हर किसी का एक ही मोल है। यानी कोई भी किसी भी तरह का कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्था जो है वो नहीं है। तो इस तरह की अराजक स्थिति में भारत उस समय था। तो अब हम बात करते हैं शिक्षार्थियों अपने अगले पाठ पर, जो अभी हमने बात की एक नाटक और एक कहानी के बारे में। ये बिल्कुल अलग पाठ है जिसे पढ़ते हुए शायद आपको ऐसा लगे कि थोड़ा क्लिष्ट है, थोड़ा मुश्किल है। ये पाठ है अपना पराया। तो इस पाठ में बात की गई है जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इम्यून सिस्टम।
तो हमारा जो शरीर है उसका ये इम्यून सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है, ये जो शरीर है उसकी रोग झेलने की जो क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, उसके बारे में इस पाठ में जिक्र किया गया है। शरीर में जैसे कुछ विकार हैं उनके वैज्ञानिक कारणों पर बात की गई है, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो संक्रमण होते हैं उनकी जानकारी भी दी गई है, और कुछ बीमारियों के बारे में भी बात की गई है, जैसे एड्स जैसी घातक बीमारियां हैं और उनसे किस तरह से बचाव किया जा सकता है, उनके उपायों पर भी इसमें बात की गई है। इसके अलावा इस पाठ में यह भी बात की गई है कि रोगाणुओं के जो हमले होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनसे बचाव के लिए शरीर जो है उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो उसका इम्यून सिस्टम है, उसमें टीकों का क्या महत्व है। हम सभी कुछ ना कुछ कभी ना कभी हमने भी कुछ टीके ऐसे लगवाए हैं, और हम छोटे बच्चों को भी शैशव से ही, उनके शिशुकाल से ही कुछ टीके ऐसे लगवाते हैं ना। तो इस तरह से ये बात की गई कि जब भी इस तरह का कोई रोग आता है, कोई रोग ऐसा उस प्रचलन में होता है, तो उससे लड़ने के लिए, अपने शरीर को सशक्त करने के लिए किस तरह के टीकों का प्रयोग किया जाता है और इन टीकों का क्या महत्व है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस पाठ में इस बात पर चर्चा है कि हमारा जो शरीर है उसमें ये पहचानने की बहुत अधिक शक्ति है, ये क्षमता है कि ये हमारे शरीर के लिए क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। तो हमारा जो शरीर है कुछ भी प्रतिकूल उस पर कोई भी आक्रमण इस तरह का रोग का आक्रमण होता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देता है। तो ये जो शरीर है इस शक्ति के कारण ही बाहरी वातावरण से हमारी रक्षा करता है। मतलब कितना अजूबे की बात है, ये बहुत ही वैज्ञानिक सारी बातें हैं और इसमें हम समझ भी रहे हैं इस बात को, लेकिन सच में हमें इस बात पर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि हमारा शरीर कितना सक्षम है इस बारे में कि अपने बूते पर ही, अपने आप ही वो एक इस तरह का सुरक्षा तंत्र जो है वो तैयार रखता है। और क्योंकि हम बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि हम बीमार हैं लेकिन हम कोई दवा नहीं लेते और थोड़े समय के बाद हम ठीक भी हो जाते हैं। तो बहुत छोटी छोटी दिक्कतों में हम अमूमन दवा नहीं भी लेते हैं। तो हमारे जो शरीर का जो ये सुरक्षा तंत्र है ये कार्य करता है। तो इस पाठ में इन सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है और बात की गई है कि हम किस तरह से इस शरीर की इस शक्ति को, इस क्षमता को समझें और चिकित्सा की जो विधियां हैं उनका हम किस तरह से भरपूर उपयोग करें। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही उपयोगी और बहुत ही हमारे लिए ज्ञानवर्धक पाठ है। और हम इस बात को भी समझ लें कि यद्यपि हमारा जो शरीर है वो अब इन रोगों से लड़ने में सक्षम है, लेकिन जब रोग के कुछ इस तरह के लक्षण हों तो हमें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और दवाएं अपने आप नहीं खानी चाहिए। दवाएं हमें निर्देशानुसार ही लेनी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, सुदृढ़ रखना है और बहुत सारा काम करते रहना है। तो इस तरह से जैसे हम कहते भी हैं कि तन सुखी तो मन सुखी, है ना, या हम कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो इन सब ये जो पहले की जो कहावतें हैं उनके संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये जो हमारा पाठ है ये बिल्कुल सही बात हम तक पहुंचा रहा है कि हमारा मन तभी स्वस्थ रहेगा जब हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो खान पान है वो आनंददायी रहेगा और वो असंक्रमित रहेगा, रोग मुक्त रहेगा। जैसा कि अब आप देख रहे हैं हम लगातार
इस बात को लगातार हमारे जहन में ये बात आती रहती है कि हम हर तरह से अपने आप को स्वस्थ रखना है। जिस तरह से कोविड-19 का जो समय है ये बहुत ही गंभीर समय है और इसमें हमें अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए और जो भी निर्देश हमारे लिए इस बारे में जारी होते हैं हमें उनका पालन भी करना चाहिए। तो इस पाठ के संदर्भ में शिक्षार्थियों में एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जैसे कुछ शब्दों को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जो एक विशिष्ट संदर्भ में, एक विशिष्ट विषय के संदर्भ में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इन शब्दों का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये खास तौर पर हम देख सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस पर ये हमारी जो चर्चा है यहाँ पर ये पूर्ण होती है। इसके अलावा हम अगला जो पाठ लेते हैं वो भी एक गंभीर पाठ है, हालांकि एक ललित निबंध है और बहुत ही रोचक उसका विषय है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और ये जो हमारा निबंध है ये बात कर रहा है उनकी, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपनी छोटी लड़की, उनकी छोटी लड़की ये पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं और उनके मन में बहुत सारी बातों का जो है वो हुजूम वो उमड़ता है और वो उसे एक निबंध का रूप उन्होंने यहाँ से आरंभ करते हुए दिया। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। उन्होंने मनुष्य का जो आरंभ से, आदिम काल जिसे आप कहते हैं, प्राचीन काल से अब तक का जो भी जीवन रहा, किस तरह का जीवन रहा, उस पर उन्होंने चर्चा की है और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो नाखून होते हैं वो पशुता के प्रतीक हैं और हमें उन्हें काटना चाहिए और क्योंकि उनका जो काटना है वो मनुष्यता की निशानी है। इसी संदर्भ में वो बात करते हैं कि जो अस्त्र शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्रों का जो प्रयोग है, जो लगातार हम देखते हैं कि एक असंतोष जो है वो समाज में रहता है, देशों में आपस में इस तरह का रहता है और सब लोग अपने आप को सामरिक ढंग से बहुत ही सशक्त बनाने में लगे रहते हैं। तो ये सब भी हमारे पशु होने की, हमारी पशुता की निशानी है। तो जो नाखून हैं वो काटने पर भी लगातार बढ़ जाते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अज्ञान है वो हमेशा लगातार वो हमें अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करता रहता है। तो आदमी को सदैव इस अज्ञान से, इस पशुता से लड़ना चाहिए, हमेशा इसका सामना करना चाहिए। यानी हमें अगर सुखी रहना है, हमें अगर समृद्ध रहना है, अगर हमें खुशहाल रहना है, तो ये जो अस्त्र शस्त्रों की जो बाढ़ है, हमें इससे ये सुख नहीं मिलेगा। हमें ये सुख मिलेगा प्रेम से, आत्मदान से। वही जो हमने सुखी राजकुमार में देखा था, है ना, कि वो आत्म केंद्रित नहीं था। जब वो आत्म केंद्रित नहीं रहा और दूसरों की मदद करने लगा तो उसे सच्चा सुख मिला, वो सच में सुखी राजकुमार हो गया। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई है, लेकिन दूसरे रूप में, कि हमें सच्चा सुख मिलता है प्रेम से और आत्मदान से, अब दूसरों की मदद करने से। तो उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि जिस दिन ये मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा, उस दिन मनुष्य में जो ये पशुता है ये भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक मनुष्य ये नाखून नहीं काटेगा, इस पशुता को कुचला नहीं जा सकेगा। तो लगातार इस पशुता को, इस कहना चाहिए नकारात्मक प्रवृत्तियों को हमें लगातार अपने नियंत्रण में रखना होगा। हमें उनके नियंत्रण में नहीं रहना है, उन्हें अपने नियंत्रण में हमें रखना है। तो एक तरह से शिक्षार्थियों, हम ये देख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध के माध्यम से
पहली बात कि मानवीय संस्कृति को शुरू से लेकर अब तक की हर तरह की जो स्थितियां हैं उनका उन्होंने एक ब्यौरा हमारे सामने प्रस्तुत किया है और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इस बात पर बहुत ही गंभीर विषय को बहुत ही विचारात्मक ढंग से उन्होंने हमारे सामने रखा है। तो इससे भी हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारी जो पशुता है वो हमारे नियंत्रण में रहे। हम पशु हैं ये हम जानते हैं, लेकिन हमारा जो आदर्श है हम उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, इस पशुता के नियंत्रण में हम ना आए। तो ये एक हमारा कह सकते हैं कि ये हमारा ललित निबंध है, इस पर ये जो चर्चा है इसको आप अगर मैं समझती हूँ कि एक बार पढ़ने से ये आपके लिए पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगा, यद्यपि इसमें बहुत अच्छे ढंग से हमारे पाठ्यक्रम में बहुत अच्छे ढंग से ये व्याख्या भी की गई है। तो आप इसे मैं सलाह दूंगी कि आप इसे 2 बार कम से कम इस पूरे पाठ को अवश्य पढ़िए। तो अगर हम इस पाठ की इस निबंध की भाषा शैली पर बात करें तो तत्सम शब्दों की प्रधानता हमें इसमें मिलती है। साथ में कुछ बोलचाल के शब्द भी हैं, हालांकि थोड़े से कम शब्द हैं, लेकिन बोलचाल के शब्द भी आपको इसमें मिलेंगे। मुहावरों और लोकोक्तियों के सुंदर प्रयोग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक अनोखी शैली है जहाँ उन्होंने प्रयोग किया है कि एक बूढ़ा था। उन्होंने कहीं भी महात्मा गांधी का जिक्र नहीं किया है, उन्होंने एक बूढ़ा कहकर ही ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था। और इसी तरह से बताया कि बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी। तो इस तरह से उनकी हत्या के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। तो शिक्षार्थियों, ये था हमारा पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं। और अब हम अंत में आते हैं शतरंज के खिलाड़ी पर। तो ये जो पाठ है ये मैं समझती हूँ कि आपने भी एक पाठ पढ़ा होगा अच्छे से, और ये पाठ हमने अलग से एक पूरे कार्यक्रम में इस पर चर्चा हमने विस्तार से हमने चर्चा की थी इस पाठ पर। ये कहानी आप पढ़ेंगे और इसमें हमारे 2 जो पात्र हैं मीर और मिर्ज़ा साहब, उनके बारे में आप देखेंगे कि उनका चरित्र किस तरह का है। वे भी जो हैं काफ़ी अमीर हैं और अपनी कर्तव्य से दूर हैं, और उनके अपने इन कर्तव्यों से दूर रहने के कारण ही जो है हमारा जो समाज है वो गुलाम तो है ही, लेकिन उस गुलामी से निकलने के लिए ये लोग कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इन 2 पात्रों का चरित्र अगर आप इसमें अच्छे ढंग से समझ लेते हैं और प्रेमचंद का संदेश इसमें समझ लेते हैं तो आपको ये पाठ पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। शिक्षार्थियों, आप इस चर्चा में हमारे साथ रहे और आपने इन पाठों में इस चर्चा को भली भांति समझा होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। हम आगे अपने अगले कार्यक्रम में आपके लिए कुछ लेखन कौशल से संबंधित कुछ पाठ लेकर आएंगे, उन पर हम बात करेंगे। ये कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं। आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।